नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आवाज आ रही होगी और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे अपने घर पर रहते हुए, जैसा कि माहौल है। गर्मी का माहौल है भाई साहब, इलेक्शन का माहौल चल रहा है यूपी में। एनीवे आप लोगों का ये सीटेट पेपर वन का बैच है, जिसमें आज आप लोगों की एनवायरमेंट की क्लास है। शायद एक बार चेक कर ले भाई, किसी और बैच में एनवायरमेंट पढ़वा दे। सीटेट वाला बैच ही है ना, चेक करना, शायद ईबीएस ही लगा रखा है आज। और बताओ क्या हालचाल है आप लोगों के, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, चलो, मजाक कर रहा था, पता है मुझे। तो इस बैच में सबसे खास बात आपको जो मिलेगी, आप में से कोई ऐसा है जो पहले पढ़ रखा हो? हाँ जी। आप लोगों का ईबीएस का सेशन है ये वाला, मैं आप लोगों को बता दूं। और जैसा कि आपको भी पता होगा, हमें भी इन्फॉर्म है इस बात का कि लगभग जुलाई के समथिंग अबाउट आपका एग्जाम होना ही होना है। और मतलब कहने का ये है कि लगभग हमारे पास 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने की टाइमिंग में हमें सिलेबस को पूरा अच्छे तरीके से फिनिश करना है और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवानी है। ये जो आप लोगों का बैच है ये है सीटेट। पेपर फर्स्ट का है एनवायरमेंट, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। टारगेट रहेगा हमारा कि जो हम आपको करवाएं सिलेबस में, वो एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो सब कुछ इंक्लूडेड हो। करंट में जो चल रहा है वो भी कुछ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 3 चीजों को टारगेट बनाकर चलेंगे। और जो आप लोगों को कंटेंट कराया जाएगा ना, ये याद रखना, ये जो कंटेंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी को बेस मानते हुए करवाएंगे। मतलब टेंशन खोरी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने करना क्या है, क्लास में जब मैं पढ़ाने आऊंगा तो बस शांति से बैठकर सुनना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा कि सिलेबस कितनी जल्दी करवाना है, कहां से करवाना है, एग्जाम में क्या आना है वही करवाना है, ये जिम्मेदारियां आपको उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक काम करना है, मुझे सुनना है। मैं क्लास में पढ़ाने आऊंगा, आप सुनोगे ध्यान से, और साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाना। क्योंकि मैंने पेपर 2 वालों को भी यही सजेशन दिया था कि जब आप अपने नोट्स बना रहे होते हो तो आप खुद लिख रहे होते हो, आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो। तो इस मेथड से अगर आप अपनी तैयारी को करते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। और फिर तो दिमाग चलाने के लिए आप चलाते रहो जी, हम इतना क्यों पढ़ें, कहां से पढ़ें, ये है वो है। तो इस चीज का तो कोई आप समझदारों के इलाज है ही नहीं। फिर तो यह कि आप अपने मन की करो, हम अपने मन की करेंगे, कोई मजा नहीं आने वाला है ना। कमेंट आ रहा है, क्लियर तो हो जाएगा एग्जाम। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर आपको वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आएंगी, तो भाई साहब हमारी तो सब कुछ बंद हो लेगा हमारा। तो कितने बैच बना लेंगे फिर हम ऐसे? दोनों ही, हम और आप स्टडी में संघर्ष कर रहे होंगे। आप संघर्ष कर रहे होंगे इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और हम संघर्ष कर रहे होंगे इसलिए कि हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आए। तो ये वाली बात सोचने की है ही नहीं, टाइम खराब करना नहीं है। पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन लेते हैं और चुपचाप से सिलेबस पर आ जाते हैं। ठीक है जी। देखो, एनवायरनमेंट हिंदी में इसी को कहा जाएगा पर्यावरण। सबसे पहली बात है क्या, और ऐसी क्या मजबूरी होगी भारत सरकार की जो आपको पढ़ने के लिए बोला कि नहीं साहब आप पढ़ो इस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पर्यावरण है क्या, ये एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। और फ्रेंच वर्ड कौन सा है, ध्यान से सुनना, एनवायर। और इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है सराउंडिंग।
सराउंडिंग कवरिंग, यानी कि चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण। इस डेफिनेशन को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, सराउंडिंग इन विच organism survive the life by using resources। ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? पर्यावरण की। पहले मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, फिर समझाता हूं मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है कि चारों ओर का आवरण जिसमें जीव संसाधनों का उपयोग करके जीवन यापन करते हैं, यही पर्यावरण। अब ध्यान से समझना, यहां डेफिनेशन जो लिख रखी है, इस डेफिनेशन में आपको मेन चीज क्या दिख रही है? हमारे चारों ओर का आवरण, ये सब कुछ जो कुछ भी है जिसमें जीव संसाधनों का प्रयोग करके जीवन यापन करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमें जीवन यापन करना है तो जीवन यापन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें लाइफ को सरवाइव करना है तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। रिसोर्स में क्या क्या होगा? सब कुछ आ जाएगा। एयर है ना, एयर भी आ जाएगा रिसोर्स में ही, एक तरह से नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सनलाइट है, वो एनर्जी के अंतर्गत आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर एनवायरमेंट में रिसोर्स नहीं है तो क्या वो एनवायरमेंट लाइफ सरवाइव करने के लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कहां से हो जाएगा भाई? आप मंगल ग्रह पर क्यों नहीं रह रहे हो? आप मंगल ग्रह पर आप क्यों नहीं रह रहे हो? क्योंकि आपके लिए सुटेबल नहीं है वो, क्योंकि वहां रिसोर्स नहीं है, एयर नहीं है, वहां सनलाइट प्रॉपरली वहां पे हम यूं कह सकते हैं कि बैलेंस फॉर्म में नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। तो याद रखना, एनवायरमेंट में संसाधनों का एक बड़ा योगदान होता है और इसी को हम रिसोर्स बोल देते हैं। या अगर आपको संसाधन शब्द समझ नहीं आता तो हम इसी को कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट बोल सकते हैं, यानी कि पर्यावरण के घटकों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने कहा कि एवरीथिंग विच इज लोकेटेड इन अवर सराउंडिंग एंड विच कॉन्ट्रीब्यूट इन अवर लाइफ, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। हमारे आसपास कुछ भी ऐसा है जो हमारे जीवन जीने में अपना योगदान दे रहा है तो वो पर्यावरण का हिस्सा होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वो क्या होगा? पर्यावरण का हिस्सा होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या ऐसा है जो पर्यावरण के अंतर्गत आ सकता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं आपसे, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के घटक। कितने घटक हो सकते हैं सिर्फ पर्यावरण के? हमारे आसपास दो ही घटक हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो अबायोटिक और एक हो सकता है बायोटिक, यानी एक तो अजैविक और एक हो सकता है जैविक। भाई जैविक तो हमेशा नेचुरल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
लेकिन अगर वही मैं अजैविक की बात करूंगा तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा टू पार्ट में। एक होगा नेचुरल और एक होगा मैन मेड, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, जैसे एयर है, वाटर है, लाइट है, लैंड है, ये सब किस में आएंगे, नेचुरल अबायोटिक में। मैन मेड में क्या जाएगा, मानव के आविष्कार, जैसे नहर है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सब किस में आ जाएंगे, मैन मेड में आ जाएंगे। बायोटिक में क्या आ जाएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। सभी जीव आ जाएंगे। यहां एक और चीज ध्यान में रखनी होगी, सॉइल किस में आएगी, इसमें आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर किस में आएगी, ये इसमें आएगी। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख सकते हो वो सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख सकते हो वो सब क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। मार्कर है ये, क्या ये पर्यावरण का हिस्सा है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इस मार्कर का प्रयोग करके हम आपको कुछ सिखा रहे हैं और हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये किसका हिस्सा हुआ, आपका आंसर होगा, ये हिस्सा हुआ किसका, आपका आंसर होगा पर्यावरण का। ओके, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। एक दो वर्ड जो मैंने नहीं लिखे हैं हिंदी में भी, मैं उनको लिख देता हूं। ये प्राकृतिक हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, नोट करो जल्दी से। सुषमा नाम से कमेंट आ रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड ईवीएस। ओ, ये भी समस्या आ रही है आपको। चलिए जी, हटा दो इसको। ये आपको मेरे हाथ का लिखा हुआ पीएनजी के फॉर्मेट में भी मिलेगा। इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। देखो ध्यान से, बताओ कितने डिफरेंस बताओ। ये है स्टडी रिलेटेड टू अर्थ। आगे बात समझ में, स्टडी रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स कंपोनेंट, यानी कि ये पृथ्वी और उसके घटकों का अध्ययन है। मतलब अर्थ और अर्थ पर जो कुछ भी स्थित है, अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के चारों ओर क्या है, ये उसका अध्ययन है। आगे बात समझ में, इसमें आप सीखते हो लोकेशंस के बारे में, इसमें आप सीखते हो लोकेशंस तो हो ही गया, साथ ही साथ इसमें आप सीखते हो टोपोग्राफी के बारे में, यानी कि स्थलाकृति के बारे में। स्थलाकृति का मतलब समझ आता है, आप यहां ऐसे यूं पहाड़ी पर खड़े हुए हो, एकदम से बढ़िया रेवन का गोगल्स वगैरह लगा के घूमने गए थे, आप खड़े हुए हो, तो आप यहां से देख रहे हो कि भाई इधर चारों तरफ कैसा नजारा है, कि यहां पे पहाड़ है, फिर घाटी है, फिर पहाड़ है, तो आपके आसपास क्या है। दैट मीन्स ज्योग्राफी का मतलब होता है ये फिजिकल एस्पेक्ट को मानते हुए स्टडी की जाती है। फिजिकल एस्पेक्ट है, जहां बात की जाती है ओरिजिन, लोकेशंस और टोपोग्राफी के ओरिजिन की, कि ये कैसे बने, और ये बात की जाती है कि इनके बनने के पीछे कारण क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन
वही हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट हमें बताता है, ध्यान से सुनना, ये स्टडी है किस चीज की? स्टडी ऑफ द रिलेशन, ऑफ द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच का रिलेशन? रिलेशन बिटवीन अर्थ कॉम्पोनेंट, अर्थ कॉम्पोनेंट एंड ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में? क्या मतलब है इस बात का सर? यह है पृथ्वी घटक और जीवों के संबंध का अध्ययन है। एग्जाम्पल से बताऊं? चलो एग्जाम्पल से बताते। ध्यान से सुनना, एक माउंटेन है, एक पर्वत का अध्ययन आप भूगोल के अंतर्गत करते हो। पर्वत कैसे बना, कौन सी चोटी है, उससे कौन सी नदी निकलती है, ये सब क्या है? ये भूगोल है। उस पर्वत का और वहां आसपास पाए जाने वाले जीवों के मध्य क्या संबंध है? वहां कौन से जीव पाए जाते हैं? उस पर्वत के आसपास कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? पर्यावरण है ये। क्योंकि डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है? अर्थ कंपोनेंट की जगह क्या आ गया भाई साहब? माउंटेन। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हिमालय। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिमालय पढ़ना है, देन हिमालय विल स्टडी अंडर ज्योग्राफी। इसको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब अगर आपसे बात की जाए कि भाई साहब हिमालय के आसपास कौन कौन से जीव रहते हैं, हिमालय के आसपास कौन कौन से पादप वर्ग है, यानी कौन कौन से प्लांट हैं, और साथ ही साथ इन जीवों के बीच क्या संबंध है, एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या संबंध है ना, और ये सभी जीव अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रहे हैं, तो इसको पढ़ा जाएगा एनवायरमेंट के अंतर्गत। जो लोग लाइव हैं कमेंट करेंगे, मुझे ये बताएंगे समझ में आया नहीं आया। ऋतु का कमेंट आ रहा है कि फालतू ऐसे कुछ करके था, पता नहीं क्या था। हाँ, एनवायरमेंट पढ़ाइए यार। ये आप लोगों को पर्यावरण का मतलब समझाने की कोशिश है, कंपैरिजन करने के बाद। मैं फिर कह रहा हूं, आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि टीचर हैं। आप इस बात को न भूलें। अगर एक स्टेज शो में अगर ऑडियंस डिसाइड करेगी कि सिंगर को क्या गाना है, कैसे गाना है, तो वो तो फिर बेवकूफ हुआ ना। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि मुझे पढ़ाने दें। आप ये डिसाइड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि मुझे कैसे कमेंट पढ़ने, कैसे पढ़ाना है, क्या है। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहां एक तरह से फिजिकल एस्पेक्ट, ओरिजिन वगैरह की बात करते हो, और पर्यावरण में आप ये सीखोगे कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म को उठा लो आप, कि जो जीव हैं वो आसपास कैसे माहौल में रह रहे हैं। हिमालय के आसपास के जीव कैसे रहते हैं? स्नो लेपर्ड है, वो हिमालय के आसपास ही क्यों पाया जाता है, कैसे रहता है, खाना कहां से खाता है, और एक श्रृंखला कैसे बनती है कि एक जीव का दूसरे जीव से क्या रिलेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब जब आप पढ़ोगे आप, तो वो एनवायरमेंट आपका होगा। बात क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक एनवायरमेंट में, एक पर्यावरण में क्या होंगे? रिसोर्स होंगे। संसाधन होंगे। बोलो हाँ या ना? संसाधन में क्या क्या आ जाएगा? मैं लिखता चल रहा हूं, जैसे वाटर है, एयर है,
लैंड है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है? संसाधन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मिनरल्स है या नहीं है? मिनरल्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सनलाइट है। ये सब क्या है? रिसोर्स है। बोलो हाँ या ना? एक पर्यावरण में संसाधन पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये होता क्या है? These resource utilized by organism, utilized by organism to survive the life। सही है? इन संसाधनों का उपयोग जीवों द्वारा जीवन यापन में किया जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? इन संसाधनों का उपयोग जीवों द्वारा किस में किया जाता है? जीवन यापन में किया जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, कमेंट रुक गए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं, एक रिवर है, एक रिवर वाटर है। तो रिवर वाटर को आप क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे नहीं करोगे? जो नदी है, नदी के पानी को ध्यान से सुनना, जो नदी है, नदी के पानी को आप इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल इस्तेमाल करोगे। एक नदी जो होगी, ध्यान से सुनना, नदी जो होगी, नदी के पानी को आप प्रयोग करोगे। तो नदी के पानी को प्रयोग करने के लिए आपने क्या कर दिया भाई साहब? डैम या बांध बनाया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। अब जो आपने बांध बनाया, बांध अगर आपने कम बनाए तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और किसी नदी पर अगर आपने बांध बना दिए बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बांध बनाने का फिर इल्जाम, मतलब उसका फिर रिजल्ट क्या होगा? उस नदी में प्रदूषण बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं ऑर्गेनिज्म की जगह यहां ह्यूमन लिखता हूं, ज्यादा ठीक लगेगा। हाँ या ना? यानी कि दो कंडीशन है पर्यावरण में, जो कुछ मौजूद है, अगर आप उसका यूटिलाइज जो कर रहे हो, अगर आप बैलेंस फॉर्म में कर रहे हो, बैलेंस्ड यूटिलाइज्ड, और एक होगा इम्बैलेंस्ड यूटिलाइज्ड। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? पहले पूरा सुन लो, समझ लो। यानी एक तो होगा संतुलित दोहन या संतुलित उपयोग, और एक होगा असंतुलित उपयोग। दोनों ही कंडीशन में क्या फर्क देखने को मिलेगा? अगर आप संतुलित उपयोग करोगे तो एक बेटर एनवायरमेंट होगा। बोलो हां या ना? एक अच्छा पर्यावरण होगा।
अगर आपने असंतुलित अवस्था में प्रयोग किया तो भैया पॉल्यूशन होगा पर्यावरण में, डिजास्टर होगा फिर सीधा, क्लाइमेटिक चेंज होगा, प्रदूषण होगा, आपदा आएगी और जलवायु परिवर्तन होगा। अब आप कह रहे होगे क्या लिखते जा रहे हो सर, पता ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया, ये है वो है। ये इतनी गहरी बात लिखी हुई है कि अगर ये समझ ली ना आपने तो समझ लो बहुत कुछ समझ आ गया। पहले ये जो लाइन लिखी हुई है, हमें सिलेबस की कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। पहले ये जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है इसको पढ़कर देखो शुरू से, पहले क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। अच्छा, ये राम जी नाम से कमेंट आ रहा है, लेवल थोड़ा अप, लेवल थोड़ा अप करिए। ये पता है कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको मटर पनीर खाना होता है, और जब मटर पनीर घर में बन रहा होता है तो फिर इनको कड़ी खानी होती है, जब कड़ी बन रही होती है तो फिर इनको शाही पनीर चाहिए होता है। मतलब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज है नहीं। अभी 20 मिनट क्लास चली है, मैंने केवल यह बताया कि पर्यावरण है क्या, और फिर मैंने यह बताना शुरू किया है कि पर्यावरण में जीव कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। 20 मिनट की क्लास में भाई साहब का कमेंट आ गया लेवल थोड़ा अप कीजिए। आपको इतने भयंकर लेवल की आवश्यकता थी फिर भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप आईआईटी में क्यों नहीं गए, मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा फिर आपने यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं की। और अगर आपको यह लग रहा है कि टीचर का लेवल डाउन है, टीचर अप नहीं पढ़ा सकता, एनवायरमेंट का स्पेशल बैच आता है भाई साहब, जहां लगभग 60 से 70 घंटे एनवायरमेंट पढ़ाया जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे घटिया कमेंट ना करें आप। बाकी मुद्दे की बात पर आते हैं। और पता है ये मैं इनकी बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, क्यों कि अगर 2-3 दिन हो जाते क्लास को चलते तो फिर लगता है यार टीचर मतलब ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया नहीं पढ़ाया। अभी क्लास ठीक कितनी देर चली है? आधा घंटे क्लास चली है बस। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है पर्यावरण में संसाधन है, यानी हमारे आसपास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में योगदान है। पहले ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम उनसे लकड़ियां भी लेते हैं घर जो क्या नाम है खाना बनाने के लिए। हम उन पेड़ पौधों की छाव में भी रहते हैं। पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन तो हमें देते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एक रिसोर्स हो गया, एक संसाधन हो गया। अब पेड़ पौधों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें लकड़ियां भी चाहिए, हाँ या ना। और हमें क्या चाहिए? लकड़ियां चाहिए, हमें फर्नीचर भी चाहिए। पेड़ पौधों का हमें इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो वही मैंने पहली लाइन लिख रखी है कि इन संसाधनों का उपयोग मानव द्वारा जीवन यापन में किया जाता है। अब अगर जो पर्यावरण में है उसको हमें इस्तेमाल भी करना है, तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो जाती हैं? तो कहने का मतलब यह भैया, आपको बैलेंस फॉर्म में उनका यूटिलाइजेशन करना है। मतलब कहने का यह है, ध्यान से समझना, कि अगर आपको जरूरत है लकड़ी की तो आप उतनी ही लकड़ी काटेंगे जितनी की आपको आवश्यकता है। ऐसा नहीं करना है कि अननेसेसरी सब कुछ काट के तहस नहस कर दिया। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब कि हमें आसपास की अपनी चीजों का, पहली बात तो हमें उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उनको नष्ट नहीं करना है, और अगर उनको इस्तेमाल भी करना है तो हमें एक बैलेंस फॉर्म में करना होगा
तभी हमारा पर्यावरण बेहतर होगा और उस बेहतर पर्यावरण में बेहतर जीवों की प्राप्ति होगी और हम भी बेहतर रह पाएंगे। अगर हमने उसको बुरी तरह से उपयोग करना शुरू कर दिया तो उसी का रिजल्ट है आज पॉल्यूशन, डिजास्टर और क्लाइमेटिक चेंज। कैसे सर? जैसे जैसे पॉल्यूशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमने क्या करना शुरू कर दिया, ध्यान से समझना, हमने क्या करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई और इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उस इंडस्ट्री का आज रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है आपको अच्छे से पता है, पॉल्यूशन। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पॉपुलेशन में और सेटलमेंट में, अर्बनाइजेशन में हम इतने पागल हो गए कि हमने तटीय क्षेत्रों पर आबादी बसा डाली और जैसे ही वहां पर कोई भी टाइड आता है, वहां पर सुनामी आती है, तो फिर क्या होता है, वहां पे बाढ़ आ जाती है। हम उसी को क्या नाम देते हैं, आपदा, डिजास्टर। क्या नाम देते हैं हम उसको, डिजास्टर। तो इम्बैलेंस फॉर्म में हर एक देश यूटिलाइज किया जा रहा है रिसोर्स को, है ना। जहां पर जो नहीं होना चाहिए वहां पे भी वो चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको जोशीमठ का। जोशीमठ में भाई साहब वहां पे वो पूरा का पूरा लूज सॉइल पर बसा हुआ है। वहां लगभग 700 से ज्यादा होटल बना दिए गए। अरे वहां की जगह को यूटिलाइज करना था आपको तो थोड़े बहुत बेहतर तरीके से कर लेते। 700 वहां पर होटल्स बनाने का रिजल्ट क्या निकला, जोशीमठ ने धंसना शुरू कर दिया। और जब जोशीमठ ने धंसना शुरू कर दिया तो वो क्या है, फिर एक प्राकृतिक आपदा है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, और आप जब अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो पहला जो मोरल सेंटेंस है जो सामने लिखा हुआ है उसका ये है कि हमें अपने पर्यावरण हमें अपने पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित करना है, पहले उसका संरक्षण करना है, और अगर इस्तेमाल भी करना है तो बड़े प्यार से करना है कि वो कहीं खत्म ना हो जाए। आगे बात समझ में? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो मैंने बैलेंस फॉर्म लिखी हुई है मैं इसको रफ कर देता हूं। जो मैंने लिखा हुआ है बैलेंस्ड यूज, है ना, यानी कि संतुलित उपयोग। इसका मतलब यह हो गया कि जितना इस्तेमाल किया आपने उतने का इंतजाम कर दिया आपने, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं? जैसे आपने 5 पेड़ कटवाए तो 5 के 5 आपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसको ध्यान में रखते हुए 5 के 5 आपने लगवा दिए। कुछ समझ में आ रही है बात? तो इससे बैलेंस रहेगा। जितना इस्तेमाल किया उसकी भरपाई आपने लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं करनी, लगभग आपने भरपाई कर दी। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, इसी को कहा जाता है सतत दोहन। एक और एग्जांपल दो इसी पे। अच्छा ये बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल दो इसमें। पता क्या हुआ था, पश्चिमी घाट पे समस्या बनी। पश्चिमी घाट पे यह देखा गया कि भाई साहब वहां बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, जहां भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता प्राप्त होती है। अब उस पर कमेटी बनाई गई। कमेटी से पूछा, कमेटी ने रिसर्च किया। वहां 2 कमेटी बनी थी, कस्तूरी रंजन और गाडगिल समिति कमेटी। दोनों से पूछा कि यहां जैव विविधता कम क्यों हुई? बोले जी आपने यहां डेवलपमेंट ज्यादा किया है, कोकण रेलवे बनवाया है ना, और आपने वनों को काटा है, ये बहुत सारे ड्रामे किए आपने। समस्या आ गई। बोले यार ये तो वो बात होगी कि फिर हम यहां पे डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट करेंगे तो यहां पे जैव विविधता कम हो रही है, बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, तो क्या किया जाए फिर? भाई दोनों पहलू है ना। अगर आप डेवलपमेंट करोगे, रेलवे लाइन बनवाओगे, तो वन तो काटने ही पड़ेंगे। नहीं, लाइन क्या हवा में थोड़ी बन जाएगी? तो फिर क्या करें, वनों को रहने दें या रेल की पटरी बनवा के तैयार कर दें? समस्या है या नहीं? आप खुद सोच कर देखो। समिति ने कहा कि हमें दोनों ही कार्य संतुलित अवस्था में करने होंगे। ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता थोड़ी बहुत है वहां हम विकास के कार्यों को कर सकते हैं, और ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है
जहां जीवों का अधिवास है, जहां जीव रहते ही रहते हैं, तो उन जीवों के निवास स्थान को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट मीन्स पूरे पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र पर कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जाएगा, बाकी एरिया में आप विकास के कार्य करो। तो जो बैलेंस यूज हुआ यही सस्टेनेबल यूज कहलाएगा। आप इस बात को याद रखना, सस्टेनेबिलिटी की अत्यंत आवश्यकता है फिलहाल में। आगे बात समझ में, सस्टेनेबिलिटी की अत्यंत आवश्यकता है। अगर सस्टेनेबिलिटी होती आज तो हमें ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, है ना। पता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट के माइंड में क्या डाउट रहता है? बोले सर एक बात बताओ, अगर हम फॉरेस्ट नहीं कटवाएंगे तो इतनी जनसंख्या, उसको सेटिस्फैक्शन कैसे करेंगे? फर्नीचर कहां से आएगा? और फॉरेस्ट काटते हैं तो पर्यावरण वाले हल्ला मचा देंगे जी, पॉल्यूशन पॉल्यूशन, फिर क्या किया जाए? तो उसका आंसर है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, यानी कि संतुलित अवस्था में आप उपयोग करोगे। जितना उपयोग करोगे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, आगे के लिए उसका कंजर्वेशन भी करोगे। मजा आ रहा है या नहीं? टेंशन न लो, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। 7 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो मुझसे भी ज्यादा एज के हों, जिन्हें यह लगता हो कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें आती है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और जिसको कम चीज आती है उसको कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो याद रखना हमें क्या करना है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात करनी है हमें, यानी पर्यावरण को हमें सुरक्षित करना है। और एक बात बताऊं, मैं आपको पर्यावरण क्यों पढ़ा रहा हूं, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाओगे? ये सिखाने के लिए बस। अगर किसी के माइंड में डाउट ये आ रहा है कि सरकार ने सिलेबस में क्यों डलवाया इसको, आयोग ने क्यों कहा कि भाई पर्यावरण पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसलिए पढ़ना है कि अगर आप इस प्रोसेस पे काम करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। और हमें किससे छुटकारा मिलेगा? हमें इन सब से छुटकारा मिलेगा। ठीक है जी, हमें इन सब से छुटकारा मिलेगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो, ये चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और कितना सिंपल वे में बताया जाए है? राम जी कह रहे थे कि लेवल लो है, बताओ सुबह ही सुबह हमारा दिमाग खराब कर दिए कि लेवल लो है। क्यों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पर आ जाते हैं। एक तो काफी आपने अच्छे से सुन रखा होगा, वही 6th थीम। सबसे पहले मैं जो आपको चैप्टर कराऊंगा वो कराऊंगा शेल्टर। शेल्टर होता है ना, या शेल्टर की जगह मैं लिख देता हूं यहां पे हाउसेस, घर या आवास। यहां सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस, हैबिटेट एरिया एंड हाउस। इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। सीटेट में अब तक इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे आए हैं, आपसे किसी भी लोकेशन के बेस पर यह पूछा जाएगा कि वहां घर कैसे होते हैं। जैसे बांस के घर कहां बनाए जाते हैं, चट्टानों से घर कहां बनाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फ्लोटिंग हाउस कहां पर होते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा शिकारा कहां पर होते हैं, डोंगा कहां पर होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि याक के बालों की पट्टियां बनाकर कहां पर घर बनाए जाते हैं, कौन सी जनजाति घर बनाती है। मेरा कहने का मतलब यह है, आपसे पूछा जाएगा एक तो लोकेशन के बारे में, और फिर पूछा जाएगा मटेरियल के बारे में। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लोकेशन का मतलब स्थिति, जैसे कि लद्दाख में घर किस मटेरियल के बने होंगे, 2 तरीके से क्वेश्चन आते। बात समझ में आ रही है ना?
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला चैप्टर फिर आपको कराएंगे फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट, परिवार और मित्र। यह चैप्टर बेसिकली आपको सिखाया जाएगा एक सामाजिक जीवन के लिए। यहां आपसे पूछा जाएगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार है या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हो, बहु परिवार है ना, और वो जो परिवार है उस परिवार के दोनों के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फैमिली में कौन कौन फ्रेंड हो सकता है, नेचर में हमारा फ्रेंड कौन हो सकता है, फार्मर का फ्रेंड कौन हो सकता है, वो सारी चीजें आप लोग डिटेल में इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, राइट। फिर मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा इसी में, वाटर। अब इसमें तो आपके सिलेबस में केवल वाटर देता है, मैं आपको इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब समझ आ रहा है, यानी कि संसाधन। संसाधन में आप यही पढ़ोगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास काम में आती हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है। रिसोर्स के बाद में फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसी में, रिसोर्स हो जाएगा, फिर आप पढ़ोगे ट्रेवल्स एंड ट्रेवलर, यानी कि यात्रा और यात्री। नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ोगे आप फूड, यानी कि भोजन। इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ोगे आप डिजीज, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, यानी कि रोग और उपचार। इसके बाद पढ़ोगे आप थिंग्स वी डू एंड मेक। बेसिकली इसमें यह पढ़ा जाता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं अपने आसपास, मतलब कौन कौन से, स्पेशली इसमें जो घरेलू उद्योग होते हैं ना, उसको बेस मानते हुए करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर करवाएंगे आपको, अच्छा, ये हो गया आपका कोर सिलेबस, है ना। इसमें एक और मैं करवा देता हूं, मैप या मानचित्र। ये हो गया भैया आपका कोर सिलेबस, लेकिन हम कुछ एडिशनल भी तो लेकर चलेंगे। तो एडिशनल में मैं करवा दूंगा आप लोगों को इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र, है ना। फिर एक चैप्टर करवा देंगे आपको बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। और जैव विविधता में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो नेशनल पार्क करवाएंगे आपको। और करवाएंगे आपको वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ोगे, एक चीज और पढ़ लेना, फेमस एनवायरमेंट रेवोल्यूशंस, पर्यावरण रेवोल्यूशन कह लो या फिर क्या बोलोगे, आंदोलन, आंदोलन लिख देता हूं मैं, पर्यावरण आंदोलन।
जो आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हो ना, वो इसमें करा देंगे, इसमें करा देंगे हैंडीक्राफ्ट, इसी में करा देंगे पेंटिंग, और इसी में एक करा देंगे कल्चर। और बताओ, जेनेटिक्स भी पूछता है क्या? फेस्टिवल और डांस की जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो कल्चर में आ जाएगा ना, और जेनेटिक्स इसमें आ जाएगा फैमिली में। यहां कराएंगे फैमिली में जेनेटिक्स। ठीक है, और बताओ, अब तो कोई नहीं छूटा। ब्लड वाला भी इसी में करा देंगे। एक चैप्टर और है जो एडिशनल आपको करवाना है, वो मैं करवा दूंगा किसके साथ, अलग से करवा देंगे एक चैप्टर और, यहां ऐड कर लो आप एनिमल। एनिमल करके एक चैप्टर आएगा, यानी कि जंतु करके एक चैप्टर आएगा, वहां बस आपको यह पढ़ना है एनिमल के बारे में, जैसे सांप के बारे में, है ना, पक्षियों के बारे में, कि किस फाइलम से बिलोंग करते हैं क्या। इसको आप ऐसे लिखो, एनिमल एंड प्लांट। और इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। गेम्स इसमें आ जाएंगे। फूड चेन के बारे में, फूड चेन किस में आएगी? सामने लिखा हुआ है ना, पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र, तो फूड चेन इसी में तो आएगी। इसमें आएगी बेसिकली फूड चेन, और इसमें आएगा ट्रॉफिक लेवल, और इसमें आएंगे पिरामिड, और इसी में आएगा पॉल्यूशन। वर्ड्स किस में आएंगे? वर्ड्स आएंगे प्लांट में। अब देखो बच्चों जैसे डाउट आना शुरू हो रहे हैं, अब पूछ रहे हैं सॉरी वर्ड्स किस में आएंगे, तो मैंने बोल दिया प्लांट में आएंगे। आपको नहीं पता एनिमल्स में आएंगे वर्ड्स। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर डिश नहीं कर पाओगे क्या, मुख्य भोजन नहीं कर पाओ क्या? अरे भैया कहां दिमाग है आपका, 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है देखना। और जो आप कह रहे हो डिश करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो डिश क्या होता है? ये डिश क्या रोटेट करती है या डांसिंग डिश है? अरे डिश का मतलब लोकल फूड्स है, तो ये फूड लिखा तो है, मतलब बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं। सर कुछ और टॉपिक रह जाएंगे, फिर भी आप बताओ मुझे कौन से टॉपिक रह जाएंगे, मैं वही करवा दूंगा। बायोडाइवर्सिटी में एनिमल एंड प्लांट्स नहीं आएंगे। एनिमल और प्लांट के लिए मैंने अलग से चैप्टर रख दिया, कहीं भी पढ़ लो, चाहे यहां पढ़ लो या चाहे यहां पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है, बताओ और क्या किया जा सकता है। एक और कमेंट आ रहा है, रेसे और पता नहीं क्या बता रहे हैं। भैया हैंडीक्राफ्ट में आ जाएगा सब, ये रेसे वेसे की जो आप बात कर रहे हो। वाटर टॉपिक किस में आएगा? ये संसाधन लिखा हुआ है, इसमें वाटर नहीं पढ़ोगे आप, इसमें वाटर पढ़ोगे आप, सॉइल पढ़ोगे आप, और पढ़ोगे आप विंड के बारे में, और पढ़ोगे आप सोलर एनर्जी के बारे में।
ये सब संसाधन में आ जाएगा। अब जैसे कमेंट आ रहा है, भाई क्या कर दिया है, कमेंट आ रहा है सर क्रोमोजोम नहीं पढ़ाओगे, बहुत बढ़िया। आपने क्रोमोजोम सुना है लेकिन आपने जेनेटिक्स नहीं सुना होगा, क्यों? क्रोमोजोम और जेनेटिक्स क्या अलग अलग होते हैं? ओवरऑल पता क्या होता है, टीचिंग बैच की यह दिक्कत होती है कि स्टूडेंट खुद कम सुनता है, अपनी ज्यादा कहने की कोशिश करता है। हो सकता है उसके माइंड में ये रहता हो कि मैं टीचर बनने वाला हूं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका बैच खत्म कर दिया जाएगा और कुछ टॉपिक आपके रह जाएंगे? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? आप खुद सोचो ना। जो मेन सिलेबस है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, टोटल 12 चैप्टर है। सामने कमेंट लगा दे। अब ये और समस्या है, ये इस बात की अब देखो, पता क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, इतना सारा सिलेबस है 2 महीने में कैसे हो जाएगा? अब बताओ क्या करें? ना पढ़े फिर इस सिलेबस को? 2 महीने में नहीं होगा तो क्या करें? ना पढ़े फिर। एसिड रेन किस में आएगा? एसिड रेन में क्या बरसता है? फुलझड़ियां या आसमान से परियां? एसिड रेन में वाटर ऊपर से नीचे गिरेगा ना, तो वाटर वाला चैप्टर ये लिखा हुआ है। ठीक है, सड़क और परिवहन ट्रेवल्स वाला चैप्टर। अच्छा भैया, जब आप यात्रा करोगे तो यात्रा हवा में तो करोगे नहीं, ऐसे ही हो पंछी की तरह उड़ते चले जाओगे, तो वो इसमें आ जाएगा। लगा लो दिमाग, जितना दिमाग लगाना है, ठीक है। नहीं आपको ये लग रहा है ना, आप बताओगे। अब देखो, प्लेनेट रह गए हैं, सोलर सिस्टम में प्लेनेट करा देंगे। मैं पहले तसल्ली से इतना सिलेबस करवाऊंगा, और पहले बता रहा हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा कि ये हो गया वो हो गया। पहले मैं इस सिलेबस को कराऊंगा। ये सिलेबस पूरा फिनिश होने के बाद में 5 क्लास आपको दे देंगे, चाहे सैटरडे संडे क्लास लेनी पड़े आपको, और आपसे कह देंगे जी अब ढूंढ लाओ कौन सा चैप्टर आपका रह गया है। ठीक है, टाइम होने जा रहा है, सिलेबस शुरू आज नहीं होगा, कल की क्लास में होगा। और ये फालतू का मूड मारना छोड़ दो मेरे से, दिमाग मारना कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। समझदार हो, मजे लेना छोड़ दो, ठीक है। ऐसा ना, कई बार ऐसा होता है जैसे आप एसिड रेन को लेकर कंफ्यूज हो गए, तो क्यों परेशान हो रहे हो पहले दिन से ही? क्या पता मैं उसको कहीं और कंप्लीट करा दूं। और मैंने बोला था ना कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। पहला दिन है, पहले दिन ही है तो मचा रहे हो, सर ये नहीं कराओगे वो नहीं कराओगे, कर लो अपने आप। और हां, आज तो सिलेबस डिस्कशन था, आगे से जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्टरबेंस करोगे मैं कमेंट हटवा दूंगा यहां से, क्योंकि फिर ना क्लास का माहौल खराब हो जाता है। अच्छा ये बताओ, आज जो बताया मैंने, जितना बताया थोड़ा बहुत पूरा समझ आया नहीं आया? कमेंट अब आएंगे नहीं बजे? टाइम हो गया, सॉरी। ठीक है जी, टाइम हो गया आज तो, कल मुलाकात करेंगे आपसे, ओके।